आज हम लोग पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। The dissolution of partnership firms means the end of partnership business where the firm's accounts are settled। क्या होता है एक्चुअली में, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब है कि कोई भी रीजन से क्या होता है कि हम लोग पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत समय तक बिजनेस चलता है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो फर्म्स को बंद करना पड़ता है, जिसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। इट मीन्स एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। यहाँ पर बिजनेस किसी भी रीजंस की वजह से बिजनेस बंद हो सकता है। जब बिजनेस बंद होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जितने भी अकाउंट्स है वो सेटल किए जाते हैं, जिसमें जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ किया जाता है। जितनी भी एसेट्स होती हैं आखिरी में पार्टनर्स को दे दी जाती हैं। अल्टीमेटली फर्म बिजनेस बंद हो चुका है, अपने आप को एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर समझिए, फर्म बंद हो रही है, उसके क्या क्या रीजंस है वो देख लीजिए। रीजंस क्या है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट। बंद होने का क्या क्या तरीका है कि दोनों लोग, सभी लोग पार्टनर मिलकर कह रहे हैं कि हम बिजनेस को बंद कर देंगे। हो सकता है कोई लॉसेस हो रहे हो। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म में एक टाइम लिमिट दे रखी थी कि एक टाइम के बाद ये फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, उसकी वजह से डिसोल्यूशन हो जाता है। या फिर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए तुमने जो पार्टनरशिप बनाई थी वो पर्पस कंप्लीट हो चुका है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, बंद करना पड़ेगा। या फिर एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंट मींस उनके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज आ जाती है और उनकी एसेट्स कम पड़ जाती है, उस केस में वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो उस केस में भी डिसोल्यूशन पॉसिबल है। और दूसरा, कोर्ट आपके फर्म को डिसॉल्व कर सकती है जब आप कोई गलत काम कर रहे होंगे, इलीगल, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। दैट आर द रीजन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग में इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप समझिए, अब बिजनेस के पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स जो भी होंगे सबसे पहले वो एसेट्स को सोल्ड करेंगे, एसेट्स को सोल्ड ऑफ किया जाएगा, सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म्स। सिंपल सी बात है, वो एसेट बेची जाएंगी जो फर्म में होंगी, उनसे बेच के जो पैसा आएगा। पर ध्यान रखिएगा, एसेट्स वही बेची जाएंगी जिससे पैसा आएगा, अदर देन कैश एंड बैंक बैलेंस। इनको थोड़ा ना सोल्ड आउट कर सकते हैं, तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है। ओके। उसके बाद जब पैसा आ जाता है तो हम लोग लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। जब हम बिजनेस की एसेट बेच देंगे उसके बाद जो पैसा आएगा, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। उसके बाद आउटसाइडर्स लायबिलिटीज मींस एक्सटर्नल, कोई भी इंटरनल लायबिलिटी होनी नहीं चाहिए। जो भी बाहर वालों को जो पैसा देना है, लाइक क्रेडिटर्स को पेमेंट देने आए, लोन्स ले रखे थे आउटसाइडर्स से, प्लस बहुत सारे खर्चे जो तो तुमने अभी तक पे नहीं किए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं जो आउटसाइडर को देने होते हैं। उसके बाद जब आउटसाइडर को पेमेंट कर देते हैं तो थर्ड पॉइंट, फिर इनसाइडर में आते हैं पार्टनर्स का लोन। बेटा पार्टनर का लोन आउटसाइडर नहीं, इनसाइडर लोन है। तो जब हम आउटसाइडर को पे कर देते हैं उसके बाद इनसाइडर्स की तरफ थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं। पार्टनर्स के लोन्स पे ऑफ किए जाएंगे सबसे पहले, एक्सटर्नल को पे करने के बाद इंटरनल की बारी आती है जिसमें पार्टनर का लोन थर्ड नंबर पे आता है। फोर्थ नंबर पे जो भी बचेगा आखिरी में, सिंपल सी बात है, जो बचता है आखिरी में आफ्टर द पेइंग लायबिलिटी, पार्टनर का लोन, वो आपस में फिर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक। अब बात आती है इसमें अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे पहला अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे आज। सबसे पहला अकाउंट जो बनता है इसमें वो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट। नाम ही से पता चल रहा है कि एसेट बेची जाएंगी, उनसे जो पैसा आएगा रियलाइज होगा, उसको इस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है सब क्लोज कर दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बना देते हैं। फॉर्मेट कैसा होता है? रियलाइजेशन अकाउंट दिया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ध्यान रखिए, सबसे पहले हम जितनी भी एसेट्स हैं उनको क्लोज कर देंगे बुक से। इसका मतलब होता है वो बिकने जाएंगी, अभी बिकी नहीं है, बिकने जाएंगी, इसका मतलब उनके अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू ऑल एसेट्स। सभी एसेट्स जो बैलेंस शीट में दे रखी हैं आपकी वो सब
टू साइड चली जाएंगी क्लोज होने, बस ध्यान रखिए जो बिकने लायक है वही जाएंगी, जो बिक सकती हैं, जो बिक नहीं सकती वो एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। ओके, ध्यान रखिए कौन कौन सी एसेट नहीं जाएगी, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ। एक्सेप्ट कैश, बैंक का बैलेंस, क्योंकि ये थोड़ा ना बेचना है आपको। तीसरा होता है पार्टनर का लोन, वो नहीं जाएगा। और कोई भी लॉसेस हैं जो एसेट साइड दिख रहे हैं आपको, वो लॉस थोड़ा ना सोल्ड हो सकते हैं। पीएल नहीं जाएगा अगर एसेट साइड दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है, इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सब खर्चे आपको एसेट साइड दिखेंगे, ये नहीं डालना है आपको। ओके, प्लस पार्टनर्स का कोई करंट, पार्टनर से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं जाएगा, ना ही पार्टनर्स का कोई करंट अकाउंट जाएगा। ओके, वो एसेट्स नहीं होता, तो ये सब चीजें नहीं डालनी, बाकी सारी एसेट्स आएंगी जो बिकने लायक है। इन एक्सेप्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको छोड़ दो, तो बाकी सारी एसेट्स आप डेबिट साइड लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट। ओके, अब हम आ जाते हैं क्रेडिट साइड क्या जाएगा। उसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड में आउटसाइड लायबिलिटी लिखेंगे। भाई सबसे पहले इसमें आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन आ जाएगा सबसे पहले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सबसे पहले लिख दीजिए। आउटसाइड लायबिलिटी क्या होती है, जो बाहर वालों को पेमेंट करना होता है उसे आउटसाइड कर, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आउटसाइडर्स होते हैं। ठीक, और कौन होते हैं लायबिलिटीज में, बिल पेबल्स, बिल पेबल भी आउटसाइड लायबिलिटी है। बाय अदर लोन्स, पार्टनर के अलावा कोई दूसरा लोन है तो आएगा यहाँ पर। अदर लोन मीन्स एक्सेप्ट पार्टनर का लोन, एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन। ओके, कोई दूसरे का लोन है तो ही आएगा, पार्टनर का लोन नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी चीज पार्टनर की नहीं डाल सकते क्योंकि वो इनसाइडर है। हम यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ही डालेंगे। अदर लोन्स में हाँ, पार्टनर की वाइफ है तो वो आएगा। ओके, अदर लोन में अगर पार्टनर की वाइफ का नाम दे रखा है तो आएगा। ठीक, जैसे मिसेस इज, तो मिसेस लगा इसका मतलब वाइफ का लोन है, तो वाइफ तो आउटसाइडर कहलाएगी। ओके, ठीक है। उसके बाद और लाइबिलिटीज में क्या आता है तुम्हारा, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय भी तो बाहर के होते हैं, मालिक छोड़ दो बाकी सब बाहर के लोग होते हैं, मालिक मतलब पार्टनर, प्रोविडेंट फंड आएगा। ओके, और अब आता है, ये सब आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। ठीक, ये जो चार पॉइंट बताए हैं ये आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। ठीक, ये कंपलसरी आएंगी। ओके, इसे कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ओके, अब आता है कुछ रिजर्व्स हैं जो इसमें आएंगे जो एसेट से रिलेटेड होंगे, जैसे आईएफआर आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, और इसमें डब्ल्यूसीआर भी आ सकता है। डब्ल्यूसीआर की कंडीशन है, डब्ल्यूसीआर तभी आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, शॉर्ट में इसको लिख रहा हूं मैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं इसको। ये तभी आएगा जब क्लेम होगा, तो कितना आएगा, अप टू क्लेम, जितना क्लेम पास किया गया है वर्कमैन को लेके उतना ही आएगा यहाँ पर। लेट से 50,000 का क्लेम आया तो सिर्फ 85,000 लिखेंगे, तो डब्ल्यूसीआर क्लेम तक रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, उसके बाद आएगा, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में और क्या, क्रेडिट साइड आएगा, यहाँ क्रेडिट लिख देते हैं। डब्ल्यूसीआर हो चुका, अब क्या होगा बेटा, एसेट्स जो क्लोज होके बिकने चली गई थी अब उसका पैसा रिलाइज होगा। अगर वो फर्म को कैश में मिलता है तो लिखेंगे कैश या बैंक, जो भी अकाउंट आपकी बुक्स में ओपन होगा बैलेंस शीट में, अगर कैश अकाउंट ओपन होगा एसेट साइड तो एसेट लिखेंगे, अदरवाइज बैंक लिखेंगे। ओके, कैश और बैंक से क्या आएगा, हमारे पास पैसा आएगा जो हमने एसेट्स बेची होंगी, तो यहाँ लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, जो जो एसेट्स बिकी होंगी जिस प्राइस पे बिकी होंगी इसको यहीं लिखेंगे। ओके,
तो जो जो एसेट्स बिकती हैं वो वहां पर कैश और बैंक में चली जाएंगी। ठीक, जो अकाउंट आपका बैलेंस शीट में ओपन होगा, कैश होगा तो कैश, बैंक होगा तो बैंक। ये भी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे तब देखना है। अब आता है, क्या होता है, फर्म जब बंद हो रही होती है तो कुछ कुछ पार्टनर एसेट्स को ले जाते हैं। ठीक है, कुछ एसेट जो बिक नहीं सकती या पार्टनर कह रहा है कि हमको दे दो, तो पार्टनर को फ्री में तो देंगे नहीं, सिंपल सी बात है, उसकी कैपिटल से निकालेंगे। तो वहां पर उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से वो एसेट दे दी जाएगी उसको। बाद में उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। जिसने ली, जैसे राम ने ली तो राम कैपिटल अकाउंट लिख देंगे यहाँ पर। ओके, राम ने ली तो राम्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे। जिस जो एसेट उसने ली तो ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट टेकन बाय, एसेट टेकन बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। जो भी एसेट लिखी ब्रैकेट में लिख देंगे कौन सी एसेट उसने ले ली जिसने उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड लिख दिया गया। ओके, कोई भी चीज, अगर कोई भी पैसा मिलता है इसको क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। ओके, पैसा मिल रहा है या कोई पार्टनर एसेट ले रहा है उसको क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट साइड के आइटम्स। अब हमको डेबिट साइड में क्या क्या लिखना है देख लेते हैं। ठीक, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा यहाँ लिख देते हैं। टू, जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी उनका सबका पेमेंट होगा। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहाँ है, अभी मैंने यहाँ पर लिखी है। बेटर है कि मैं इसको यही लिख देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं उनका पेमेंट किया जाएगा। ओके, जब पेमेंट फर्म करेगी तो कैश या बैंक के नाम से लिखेगी। ओके, क्योंकि फर्म पे कर रही है तो कैश और बैंक, ये जो लाइबिलिटीज होंगी इसका पेमेंट यहाँ कर दिया जाएगा। ये चार आपको जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है इसका पेमेंट किया जाएगा, चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे, आपको इसको पेमेंट करना है। इस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो क्वेश्चंस में दे रखी है, देखिए एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। ठीक, ये चार याद रखिए, क्रेडिटर, बिल पेबल, अदर लोन्स। ठीक है, और प्रोविडेंट फंड। ठीक, ये सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, इनका पेमेंट कंपलसरी होगा। अगर क्वेश्चन दे रखा है तो उसी प्राइस पे होगा, अदरवाइज आपको अज्यूम कर लेना है इन लाइबिलिटीज का पेमेंट होना ही होना है। ओके, अगर कोई पार्टनर पे कर देता है इन लाइबिलिटीज का पेमेंट तो वहां पर कैश और बैंक नहीं आएगा, उस पार्टनर का नाम आएगा जिसने ये पेमेंट किया है। अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ की लाइबिलिटीज पे कर देता है तो वहां पर पार्टनर का नाम आएगा, उसकी कैपिटल से उसको डेबिट कर दिया जाएगा। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आएगा। सिंपल सी बात है, एसेट लेता है तो भाई पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटीज का पेमेंट करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। ठीक, हाँ, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या आ सकता है, और भी खर्चे हो सकते हैं कैश या बैंक के नाम से। कोई अननोन लाइबिलिटी तो उसका पेमेंट कर सकते हैं, अननोन लाइबिलिटीज। ओके, जिसको कंटिंजेंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं, उसका कैश या बैंक से पेमेंट हो सकता है। दूसरा खर्चा होता है रियलाइजेशन का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, अगर फर्म पे कर रही है तो फर्म के पास से कैश और बैंक जाएगा, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम आएगा। ओके, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल इफ पेड बाय पार्टनर। ओके, कोई भी खर्चा है, कोई भी लाइबिलिटी है, पार्टनर पे कर रहा है तो उसका नाम आएगा, अदरवाइज कैश या बैंक। ओके, इफ पेड बाय पार्टनर। इस तरीके से आपका ये टोटल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट का टोटल करेंगे। ठीक है, अगर क्रेडिट का ज्यादा है, यानी क्रेडिट मतलब इनकम, एक तरीके से मान लो इनकम होती है, और डेबिट मतलब एक्सपेंस। अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक, तो दोनों साइड का टोटल करते हैं रफ में। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट ना लिख के क्या लिखते हैं, गेन ऑन रियलाइजेशन। यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज किया जाता है, गलत होगा। ओके, इसमें यहाँ लिखा जाता है गेन, गेन को ही प्रॉफिट कहते हैं, गेन ऑन रियलाइजेशन।
प्रॉफिट को ही गेन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ वर्ड प्रॉफिट नहीं लिख सकते क्योंकि फर्म बंद हो रही है, इसलिए गेन लिखेंगे। ओके, ये कब गेन कब आएगा, जब आपका क्रेडिट बैलेंस डेबिट के बैलेंस से ज्यादा हो जाएगा। ओके, अगर लॉस कब आएगा, इसी का जस्ट उल्टा, यहाँ तो लॉस ही लिखते हैं, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, इधर साइड कब आएगा, जब आपका डेबिट ज्यादा हो जाएगा, यानी खर्चे ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू इनकम के। ओके, जो इतना पैसा मिला वो कम पड़ गया, खर्चे ज्यादा हुआ, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, डेबिट ज्यादा तो लॉस, क्रेडिट ज्यादा तो इनकम। उसके बाद जो भी गेन आएगा वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। ये जो गेन आता है रियलाइजेशन, मान लो कि 3 पार्टनर है, ए और बी और सी, तो ये बढ़ जाएगा उनके रेशियोज में, ठीक है। लॉस भी आएगा तो लॉस भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से रियलाइजेशन कंप्लीट होता है, और यहाँ इधर टोटल लिख दिया जाएगा दोनों साइड का, ठीक। यहाँ से कंप्लीट होता है आपका रियलाइजेशन। अब इसका एक क्वेश्चन कराते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। लिखा है 3 पार्टनर है यहाँ पर, सोनिया, रोहित, उदित। रेशियो दे रखा है इनका, बैलेंस शीट इनकी दे रखी है कि इन्होंने फर्म डिसॉल्व करनी है। ओके, लायबिलिटीज दे रखी है, एसेट्स दे रखी है। क्वेश्चन में दे रखा है कि बिल्डिंग है, मशीन है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, फर्नीचर है, बैंक का बैलेंस दे रखा है, इधर लायबिलिटीज दे रखी है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते नीचे, फर्म डिसॉल्व हो जाती है ऑन दैट डेट, डिसोल्यूशन है, और बुक्स क्लोज करनी है। ये सब एसेट्स की वैल्यू है जो बेच के जिनका पैसा आया है। एडजस्टमेंट में ये होती हैं एडजस्टमेंट्स, ठीक। इसमें पता चलेगा कि वो एसेट्स कितने कितने रुपए की बिकी हैं, वो नीचे आपको डिटेल्स दे रखी होंगी। ओके, कौन सी लायबिलिटी कितने रुपए पेमेंट होना है वो सब नीचे दे रखा होगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोगों ने पूरा, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। तो रियलाइजेशन किसकी बुक्स में बनना है, सबसे पहले बुक्स का नाम, सोनिया, रोहित और उदित की, 3 पार्टनर है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले जितनी भी एसेट्स हैं सबको डेबिट साइड ले जाएंगे। तो पहले बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, बस बैंक को नहीं लेंगे क्योंकि ये बिकने वाली थोड़ी ना है। तो डेबिट साइड हम जितनी भी एसेट्स है सबको डेबिट साइड लिख देंगे। देखो, बिल्डिंग लिखी गई, मशीन लिखी गई, स्टॉक, बिल रिसीवेबल एंड फर्नीचर, ठीक है। सबसे पहले मुझे डेबिट साइड में ये तीन जितनी भी एसेट सब लिख देनी है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग क्रेडिट साइड, मतलब लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में आउटसाइड लाइबिलिटी सिर्फ लिखेंगे। आउटसाइड में क्या आता है, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन। अच्छा, सोनिया के हस्बैंड है, बेटा सोनिया पार्टनर है ना, सोनिया के हस्बैंड तो पार्टनर नहीं है, तो ये भी आउटसाइडर माने जाएंगे। ओके, क्योंकि रियलाइजेशन में पार्टनर का अकाउंट नहीं आता है बस, लेकिन बाहर का आएगा, उसका हस्बैंड है तो आ जाएगा। ओके, वो नहीं आएगी। अगर सोनिया ने लोन ले रखा होता तो नहीं आता रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके बेटा, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती, ना जनरल रिजर्व आएगी ना कुछ आएगा। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमने लिख दी, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन, लाइबिलिटीज से उठा के। ओके, और सोनिया का हस्बैंड का लोन जो है वो लिख दिया मैंने। ओके, सबसे पहले मैंने ये कर लेना है, सबसे पहले एसेट्स को डेबिट साइड उतार देना है और लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड उतार देना है। ओके, उसके बाद हम लोग नीचे एडजस्टमेंट पे आते हैं। कह रहा है कि बिल्डिंग जो बिकी है वो 1,90,000 की बिकी। तो बेटा यहाँ पर कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे, देखो एक अकाउंट ओपन है, वो है बैंक अकाउंट ओपन, तो हर चीज अब बैंक में जाएगी, यानी जितना पैसा मिलेगा सब कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा, यानी फर्म के। तो यहाँ देखो बैंक वर्ड लिखा गया। ओके, बैंक अकाउंट, बेटा बाई नहीं लगाया, तुम लोग अपने तरफ से बाई लगाओगे। ओके, तो बाई बैंक अकाउंट, सबसे पहले बिल्डिंग बिकी है कितने रुपए की, 190 इसकी, जितने रुपए की बिकी है वो लिख दी मैंने। उसके बाद बिल रिसीवेबल से कितना पैसा मिला, 1,10,000, वो लिख दिया गया। उसके बाद स्टॉक से कितना पैसा मिला वो लिख दिया गया। जो जो चीजें बिकी कैश में उसको एक्चुअली बैंक में ही ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद मशीन कितने रुपए की बिकी है, 48,000 की, वो लिख दी गई। ओके, फर्नीचर कितने रुपए का बिका, जितने रुपए का बिका सब लिख दिया गया, उन सबको क्या कर लिया गया, ऐड। ऐड करके जो अमाउंट आएगी वो आएगी 5,73,000। ओके, तो हमने क्या किया, एसेट्स को जितने रुपए का बिकी वो सब लोग हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उसका पैसा। अब बात आती है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कहता है बैंक लोन वॉज
सेटल 1,30,000, बैंक का लोन का पेमेंट कर दिया है 1,30,000 में, तो जितने का पेमेंट कर दिया सिर्फ उतनी अमाउंट लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो बैंक लिखा हुआ है, टू बैंक, ओके। आप लोग यहाँ पर टू बैंक का वर्ड यूज करेंगे, टू बैंक, बैंक लोन का पेमेंट 1,30,000 कर दिया गया, ओके। दूसरा क्या लिखा है, क्रेडिटर्स और बिल पेबल वर सेटल कर दिए जाएंगे 10% डिस्काउंट में। 10% डिस्काउंट का मतलब है 10% माइनस करके इनको पेमेंट कर दोगे। तो क्या करोगे, इनका 10% निकालोगे, उसके बाद माइनस करके पेमेंट करोगे। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पर दे रखे हैं क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स दे रखे हैं, इनको भी 10% माइनस करके, तो 30,000 का क्या निकालना है पहले आपको, 10%, जो कि आएगा 3,000, ओके। तो हमको 30,000 नहीं पे करना है, बोला है 3,000, 10% डिस्काउंट मतलब 30,000 माइनस 3,000 नहीं देने हैं, तो पेमेंट कितना करो क्रेडिटर्स को, 27,000, ठीक। जो कि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर क्रेडिटर्स, इन्होंने कंबाइन करके 54,000 लिखा है, तुम लोग 27,000 तो क्रेडिटर्स को पे करना है, ओके। उसके बाद बिल पेबल कितना है, बिल पेबल दे रखा है वो भी 30,000 है, तो सेम अमाउंट से ही आएगा, वो भी 27,000 को उसको भी पे करोगे, उसमें भी 10% माइनस करो, टोटल 54,000 आएगा, ओके। दोनों के अमाउंट सेम है, दोनों को चाहते तो दोनों का ऐड करके 10% माइनस करके 54,000 इन्होंने पे कर दिया, लेकिन तुम लोग अलग अलग पे करोगे, क्रेडिटर्स को अलग और बिल पेबल्स को अलग, ओके। उसके बाद रोहित, रोहित ने पे किया, देखो यहाँ पर नाम वर्ड इंपॉर्टेंट है कि रोहित ने रियलाइजेशन के खर्चे पे किए। हमने बताया था कि कोई खर्चा पार्टनर पे करेगा तो उसका नाम आएगा, उसकी कैपिटल क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, ये देखो रोहित कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंस 12,000, ठीक। ध्यान रख लेना जितना एग्रीमेंट हुआ है, रोहित पे कर रहा है भले 10,000, लेकिन फर्म ने उसको देने के लिए कितना कहा है, 12,000। तो एंट्री 10,000 से नहीं होगी, जो फर्म पे करने के लिए कहेगी, उसको जो एग्रीमेंट किया गया है वो 12,000 का है। तो ध्यान रखिएगा 10,000 नहीं आएगा। पेमेंट पेड कितना होता है इस बात से कोई लेना देना नहीं, फर्म ने उसको कितना देने का वादा किया 12,000, तो एंट्री 12,000 से ही होगी, ओके। 10,000 की कोई एंट्री नहीं होगी, पार्टनर चाहे जितना पे करे उससे कोई लेना देना नहीं, जो उसको कंप्लीट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है 12,000 रुपए का वही लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी कोई बची तो नहीं, देखते हैं। क्रेडिटर का पेमेंट हो गया अभी अभी, बिल पेबल का भी हो गया, बैंक लोन का भी हो गया, लेकिन सोनिया, सोनिया का हस्बैंड का लोन नहीं का पेमेंट नहीं हुआ, तो अंडरस्टूड इसका पेमेंट करेंगे बैंक से, ओके। ये देखो बैंक से पेमेंट किया गया, क्रेडिटर्स और बिल, बैंक से सोनिया के हस्बैंड का पेमेंट किया गया, ओके। 1,30,000, चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे उसका पेमेंट करना है। देखना है कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी बची तो नहीं रह गई, यस बची रही थी बाहर की लायबिलिटी, सोनिया के हस्बैंड का लोन, ठीक, जो कि पे कर दिया 1,30,000, ठीक। अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 9 लाख, इधर साइड का टोटल करने पे आपको क्रेडिट साइड का अलग टोटल करना पड़ेगा और डेबिट साइड का अलग टोटल करना पड़ेगा, ठीक। जब आप टोटल करोगे तो डेबिट का ज्यादा होगा अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट कम होगा, तो जब आप डेबिट से क्रेडिट माइनस करोगे तो लॉस जनरेट हुआ है यहाँ पर, ठीक, जो कि लॉस है 43,000 का, ठीक। ये 43,000 के लॉस को आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 532 में, ठीक। जब आप 43,000 को 532 में बांटोगे तो यही आएगा, ठीक। यहाँ पर ये क्लोज होता है क्वेश्चन, ठीक।